आप लोगों को संघ की कार्यपालिका आज हम आपको बताएंगे किन किन लोगों से मिलकर बनती है, संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं। पीसीएस और आईएएस यूपीएससी एग्जाम के लिए 31 मई डेट चली गई, तो 12 जुलाई लगभग डेट रखा गया है। तब तक हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखेंगे कि 100% अगर हिंदी मीडियम के छात्र आते हैं तो 95% मतलब 95% जो छात्र हो जाते हैं प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। 5% छात्र हिंदी मीडियम से वाले बच्चे जाते हैं हमारे, जो मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। अगर वो 5% हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं 5%, तो उनमें से 4% जो होते हैं वो मेंस आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है, आप सोच सकते हैं कि 100% में से 95% बच्चे जो होते हैं हिंदी मीडियम के छात्र छड़ जाते हैं और 95% जो होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जाते हैं। तो हम लोग प्रीलिम्स टेस्ट के लिए कुछ हम आपको बहुत सरसरी बहुत तेज़ से हम आपको पढ़ाएंगे इसमें कि क्या क्या पूछा जाता है संघ की कार्यपालिका। तो देखिए संघ की कार्यपालिका क्या होती है। संघ की कार्यपालिका जो होती है आपकी भाग 5 में रखा गया है और इसे अध्याय 1 में रखा गया है। अध्याय 1 में इसका वर्णन किया गया है। आपको आर्टिकल हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78 तक की हम चर्चा करेंगे। और इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इनसे मिलकर के जो होती है संघ की, इनसे शामिल होते हैं इसमें, अर्थात संघ की कार्यपालिका में ये लोग शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाग 5 में अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 तक लिए शामिल किए जाते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इन्हीं लोगों को हम लोग सरसरी निगाहों से भी हम चर्चा कर देते हैं आप लोगों के, इसमें मिलकर शामिल होते हैं। आपको बताएंगे आर्टिकल 73 अनुच्छेद 73 के अनुसार जो होता है, जिसके संबंध में अर्थात कार्यपालिका के संबंध में कानून बना सकती, संसद जो होती कानून बना सकती है इस पर, जो संसद कानून। लेकिन आपको हम बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गई किसी के साथ, या हम कह सकते हैं समझौता, समझौता जो हुआ, ये दो चीजें जो होती हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता जो होती हैं, ये जो होती है भारत सरकार को दिया गया। इस पर निर्णय जो लेती है भारत सरकार का होता है, भारत सरकार इसमें भागीदारी लेती है। तो कहने का मतलब होता है कि आपको संघ कार्यपालिका भाग 1 में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 के अनुच्छेद 52 से 78 तक, जिसमें आपको संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर बनेगी। और ये जो होता है आर्टिकल 73 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 37 के अनुसार जो होता है, जिसके संबंध में जो होता है संसद कानून बना सकती है और अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भारत सरकार के अधीन आते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि राष्ट्रपति, हम एक की चर्चा करते हैं, पहले राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में करते हैं चर्चा। राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 52 के अनुसार, आर्टिकल 52 के अनुसार जो होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख माना जाता है वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियां आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पास होती हैं। क्यों होती हैं इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। तो आर्टिकल 52 में कहा गया कि कार्यपालिका की जो प्रमुख होगा वह राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 में बताया गया कार्यपालिका की जो शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जितनी कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आपको बता दें कि भारत में अगर हम बात करें तो एक निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा दिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में जो होता है वंशानुगत होते हैं। ये जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं वो वंशानुगत माना जाता है। तो 52 में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित कर रखी गई है। जो भारत में निर्वाचक होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है और एकल संक्रमणी मत प्रणाली अपनाई गई है। एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणी मत प्रणाली गई। इन दोनों में शामिल कौन कौन होते हैं, पहले होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। आपको बताएंगे कि संसद के बारे में पढ़ाएंगे। संसद के 3 अंग माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति अंग जरूर है संसद का, लेकिन वो स्वयं अपना तो मत प्रणाली का प्रयोग तो करेगा नहीं, इसलिए जो था संसद के निर्वाचित दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल करे जाएंगे। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जो राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य होंगे। केंद्र शासित प्रदेश दो होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों को शामिल किया जाता है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया था। लेकिन आपको हम बता दें कि ये निर्वाचन प्रक्रिया, ये तो आपको जानते हैं निर्वाचन, लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं होते, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इस राष्ट्रपति, देखिए यूपीएससी में एग्जाम में थोड़ा इसका उल्टा एग्जाम पूछता है, जैसे आप यूपीएससी या पीसीएस देने जा रहे हैं तो इसका ठीक उल्टा पूछता है, तो आपको कौन उसमें शामिल नहीं होते हैं उसकी आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको बता रहे हैं उसमें कौन कौन राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं आपके। तो जो भाग नहीं लेते हैं, अब देखे होंगे कि राष्ट्रपति में कौन कौन भाग नहीं लेने वाले को बस याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन डाल देगा, कभी कभी उसमें लड़के जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य के जगह मनोनीत सदस्य दे देता है, तो उसमें लड़के जो होते हैं कहते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य नहीं दे, निर्वाचित सदस्य। अगर देखिए यूपीएससी के आप 5 सालों का पेपर हल करिएगा, उसमें आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि पेपर में कि जो निर्वाचित, मनोनीत या संघ या अनुच्छेद 128, 110 या ऐसे करके उसमें केवल क्वेश्चन आपको प्रणाली वही बनाएगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन में गलत दे देता है। तो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य में जो भाग नहीं लेते हैं, पहला आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो था संसद के दोनों जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसे राष्ट्रपति निर्वाचित करता, मनोनीत करता है, याद रखिएगा मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। तो आपको मनोनीत शब्द अगर दे देता है तो याद रखिएगा कि उसमें वो भाग नहीं ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले देंगे। दिल्ली प्लस पुडुचेरी के जो होते हैं आपके मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे, मतलब कहीं अगर राष्ट्रपति किसी पद पे मनोनीत करता है किसी व्यक्ति को तो वो भाग नहीं ले सकते। राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य या निर्वाचित जो विधान परिषद के होते हैं, याद रखिए राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य ये दोनों नहीं भाग लेंगे। तो कभी कभी लड़के क्या करते हैं, राज्य विधान परिषद को जगह अगर राज्य विधान सभा आता है वहां विधानसभा की जगह लिख दिया जाता है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो उसमें लड़के टिक मार देते। तो आपको ध्यान रखना होगा कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, ये दोनों भाग नहीं ले सकते, याद रखिए। अब देखिए क्या होगा, आर्टिकल 55 में आपको बताया गया होगा, आर्टिकल 55 के अनुसार बताया गया होगा कि राष्ट्रपति के 2 निर्वाचन सिद्धांत अपनाया गया है। पहला तो समरूपता का सिद्धांत अपनाया गया, दूसरा एकल संक्रमणी मत प्रणाली अपनाई गई है। तो समरूपता का सिद्धांत, एकल संक्रमणी जो मत प्रणाली, ये 2 रूपों होता है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली आपको आगे हमने बता दिया कैसे चुनाया होता है, लेकिन समरूपता के सिद्धांत में जो होता है इसमें देखा जाता है कि एक विधायक का मत का मूल्य कितना होता है। तो आपको याद रखना होगा कि एक विधायक के जो होता है, एक विधायक के मत का मूल्य बराबर होते हैं कि राज्य की कुल जितनी जनसंख्या हो, राज्य में जितनी कुल जनसंख्या हो, कुल संख्या जनसंख्या प्लस एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितना है। जितने विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब राज्य की कुल जनसंख्या अपान एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीपल करेंगे 1/1000 कर देंगे, तो एक विधायक के मत का मूल्य आपको निकल जाएगा। उसी तरह एक संसद का सदस्य का मत का मूल्य अगर निकाला जाता है राष्ट्रपति चुनाव में, तो उसमें क्या होता है, सभी राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य लिया जाता है, जितने राज्य के विधायकों के मत का मूल्य लिया जाएगा प्लस अपान कर दीजिए संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। जो संसद के निर्वाचित सदस्य, कितने निर्वाचित सदस्य किए गए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, आप करेंगे भाग देंगे इसमें, तो आपका एक संसद के मत का मूल्य निकल जाता है। देखिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, अगर इन दोनों चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो आपको हम बता दें कि अगर ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, इस सर्वोच्च न्यायालय में इनका फैसला होता है। कोई निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग से कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला लेता है। राष्ट्रपति के विवादपन उत्पन्न होने पर, विवादपन उत्पन्न हो जाने पर सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसका अंत, और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है
वो फैसला जो आपका होता है अंतिम होता है। इसके बाद वो किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा सकता है या योग्य ठहरा सकता है, या तो निर्वाचन प्रक्रिया में जो भी आपको दिक्कत होगी उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है और उसका फैसला और अंतिम फैसला माना जाता है। कहा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा वो अंतिम फैसला माना जाएगा। अब आपको हम बता देंगे कि निश्चित जो होता है इसमें योग्यताएं इनकी क्या क्या होती हैं। आप कुछ देखिए, तो हम राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। योग्यताएं आर्टिकल 58 क्लाउज 1 में रखा गया है। आपको योग्यताएं जो होता है 58 कोष्ठक 1 अर्थात क्लाउज 1 में रखा गया है। योग्यताएं क्या होना चाहिए, आपको पता है कि पहला वो भारत का नागरिक हो। नागरिकता हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे नागरिकता कैसे ग्रहण की जाती है, कितने प्रकार से ग्रहण की जाती है। तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरी है कि लोकसभा में सदस्यों की निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, अर्थात याद रखिएगा कि लोकसभा के निर्वाचित रखने, यहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी कि लोकसभा में सदस्यों को निर्वाचित होने की योग्यता रखती हो। अब यहीं पर जो होता है क्वेश्चन में यूपीएससी में क्या करता है कि लोकसभा की जगह क्या कर देता है, कहता है संसद में सदस्यों को निर्वाचित होने की योग्यता हो, कभी कभी कर देता है। यही क्वेश्चन आपसे कह देता है कि लोकसभा की जगह की राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता हो। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर लोकसभा के निर्वाचित होने की योग्यता हो, ना कि वो संसद कर देगा। अगर संसद कर देगा तो संसद में राज्यसभा भी आ जाएगी, और आप जान रहे हैं कि संसद में अगर राज्यसभा भी आएगी तो इसमें राज्यसभा दे देगा तब भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ना तो वो संसद की ना तो राज्यसभा में रखने की योग्यता हो। दूसरा, वो लाभ के पद पर ना हो। देखिए यहाँ पर ध्यान से रखिएगा कि लाभ के पद पर ना हो, ये चीज थोड़ा सी बात है। जैसे राज्यपाल हो गए, राज्य मंत्री परिषद हो गया, महान्यायवादी हो गए, ये लोग जो होते हैं इन लोगों को जो होता है लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। ये जो होते हैं लाभ के पद पर नहीं, जो राज्यपाल हो गया या आपके मंत्री परिषद में हो गए या राज्य मंत्री हो गए, तो ये जो होते हैं राज्यपाल इसमें लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इसलिए आप अगर लाभ के पद पर ना हो, अगर उस पर कहीं राज्यपाल दे दें कि राज्यपाल निर्वाचित हो सकता है, तो लाभ के पद पर जो राज्यपाल नहीं होता है इसलिए वो निर्वाचित हो सकता है। राज्य मंत्री दे दे कि लाभ के पद पर होते हैं, आप राज्य मंत्री कहेंगे तो राज्य मंत्री भी जो होते हैं वो भी आपके लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे अगर दे देता है तो वहां पर ये क्वेश्चन से दे सकता है। दूसरा, निर्वाचित मंडल, जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में जो होता है 50 प्रस्तावक होने चाहिए, जो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य माना जाता है। आरबीआई में जो होता है 15,000 रुपये की राशि जो होती है, जमानत राशि जो होती है जमा की जाती है। ये जमानत राशि इसलिए जमा की जाती है कि कोई राष्ट्रपति जो होता है 15,000 रुपये की राशि जमा करता हो तो सीरियसली जो होता है वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 15,000 माने कुछ नहीं इस काल में। तो हम जानते हैं कि जो आरबीआई राशि होती है उसमें 15,000 रुपये जो होता है आरबीआई में जमानत राशि जमा करता है। ये इतनी इसकी योग्यताएं। इन योग्यताओं में बहुत क्वेश्चन जो होंगे आपको, लोकसभा, यहाँ लाभ के पद, यहाँ जमानत राशियां कब संशोधन की, ये तीनों 4 क्वेश्चन से बहुत है जो आपको बुझा सकते हैं। देखने में तो आपको आसान लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जब आपको बनाएंगे तब। पदावधियां क्या होती है, पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष से पहले ही करा लिया जाता है, और चाहे तो वो पहले ही पद ग्रहण भी कर सकता है, अर्थात वह सर्वोच्च न्यायालय के सामने शपथ ग्रहण कर भी लेता है। ये नहीं होता कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया तब जाकर के चुनाव होगा, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, शपथ भी ग्रहण करा लिया जाता है, और जब पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए जो होता है चुना जाता है, कहने का मतलब होता है कि एक राष्ट्रपति को चुनाव होने लगता है, इनकी पद ये कहा जाए तो हम कि हमारे संविधान में लिखा गया कि राष्ट्रपति का पद जो होता है 1 भी सेकंड खाली ना रखा जाए। ठीक है, त्यागपत्र जो होता है अपना उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकता है। केवल महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखिए, केवल महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ये चीज अभी हम आपको बताएंगे कि महाअभियोग प्रक्रिया कैसे लगाई जाएगी। इसका डिस्कशन थोड़ा से 2-4 लाइन अलग करेंगे यहाँ से हटा करके, जिसको सुन लीजिए। इसके बाद इसको हम महाअभियोग प्रक्रिया कैसे चलती है हटाते। तो केवल महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा संसद में जो होता है अर्थात प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।
हमारे यहाँ कितनी बार भी चाहे एक राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचित हो सकता है, वह कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसका कोई संविधान इसके लिए मौन है। लेकिन अगर वहीं आप देखेंगे यूएसए प्लस रसिया की बात करें तो वहाँ यूएसए और रसिया में सिर्फ 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता। इस बार फिलहाल पुतिन जो होते हैं एक नया नियम से लाने वाले हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 2 वर्ष का समाप्त हो रहा है, 2 बार कार्यकाल राष्ट्रपति समाप्त हो रहा है। तो लोकतांत्रिक के तहत जो होता है चुनाव कराने वाले हैं कि जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति है लेकिन वास्तविक शक्ति यहाँ पर, तो वहाँ पर 2 बार चुनाव होने वाले, इसलिए यहाँ पर रसिया जो होते हैं तो वो नया संशोधन करेगा। इनके जो शपथ दिलाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय का जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश से उनके शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और तीसरी अनुसूची में प्रारूप में वर्णित होते जो होते हैं, याद रखने कि इसमें जो होता है तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ, कभी कभी जो होता है विकल्प में बार बार तीसरी की जगह दूसरी देता। हमने कई क्वेश्चंस पेपर हल किए हैं कि राष्ट्रपति को जो जिसमें शपथ ग्रहण कराया जाता है कि तीसरी अनुसूची, लेकिन उसमें दूसरी बार बार देता है, इसलिए आपको दूसरी अनुसूची में जो नहीं बल्कि तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते की बात की गई है। वेतन भत्ते में देखिए क्या होता है, 2008 में संसद जो होता है जहां 50,000 मिलता था वहां संशोधन करके राष्ट्रपति के वेतन 1.5 लाख रुपए महीना कर दिया गया है, जो आयकर से एकदम मुक्त होंगे। 9 लाख रुपए जो है तो वार्षिक पेंशन होती है, 9 लाख जो वार्षिक पेंशन से दिया जाता है ये भी आयकर से मुक्त होते हैं। और जो होता अनुच्छेद 59 में कहा गया, आर्टिकल 59 में कहा गया है कि वेतन भत्ते कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को नहीं घटाया जा सकते, अर्थात जब राष्ट्रपति कार्यकाल पे हो तो किसी भी वित्तीय आपात जैसे 360 अगर लागू हो जाता है तो हम उसके राष्ट्रपति के, लेकिन आपको पता होगा कि कोरोना वायरस महामारी चल रही है तो बहुत लोगों को वेतन से कटौती करने के लिए राज्य सरकार फंड कटौती करने के लिए बात किया है, तो राष्ट्रपति भी बोले हैं कि हम अपना वेतन जो होता है 2 सालों तक 2021 तक जो भी होगा जब तक रहेंगे 30% हम अपना वेतन दे सकते हैं। तो उनके स्वेच्छा के अनुसार होता है, उनके विवेकानुसार होता है वो कितना वेतन अपनी कटौती कर सकते हैं महामारी में। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम आपको महाभियोग प्रक्रिया के बारे में कुछ बता रहे हैं। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर ही लगाया जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन नहीं करता है हम महाभियोग प्रक्रिया नहीं कर सकते। आर्टिकल 61 के अनुसार संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में जो होता है महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। लेकिन अगर एक सदन में अगर उल्लंघन का आरोप लगाता है तो दूसरा सदन उसके आरोपों को जांचता है और परखता है कि क्या सही है कि गलत है। तो पहली बात है कि एक सदन में अगर लाया जाता है राज्यसभा में तो लोकसभा उसकी जांच करेगी, या लोकसभा लाया जाता है तो राज्यसभा उसकी, दूसरा सदन जो होता है उसका जांच करता है। और लेकिन जब तक नहीं हटाया जाएगा इसके पहले हम आपको बता दें 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति पे कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाएगी। और सदस्यों को कम से कम 1/4 का हस्ताक्षर होना अनिवार्य माना जाता है। जब तक 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती है। और कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा संकल्प अगर पारित हो जाता है तब आप माना जाएगा कि महाभियोग प्रक्रिया सफल हो गई, अर्थात राष्ट्रपति उस दिन से पदच्युत हो सकता है। लेकिन आपको हम बता दें कि आर्टिकल 56 और 62 के अनुसार राष्ट्रपति को 56 आपको अनुच्छेद जब आप 56 पढ़ेंगे या 62 पढ़ेंगे इसमें प्रक्रिया दिया गया कि महाअभियोग प्रक्रिया के अलावा किसी भी तरह से राष्ट्रपति को हम नहीं हटा सकते। 56 केवल हम जब भी हटाएंगे, आर्टिकल 56 और 62 यही कहता है जब हम राष्ट्रपति को तभी हटा सकते हैं, हम उस पर केवल महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना, आपने पढ़े कि निर्वाचित सदस्य में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उसमें आपको हमने बताया कि कौन कौन लोग भाग नहीं रहे थे। पहले मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन जब महाअभियोग प्रक्रिया हटाने की बारी आएगी तो आपको बता दें कि जितने लोग भाग नहीं ले रहे थे वो सभी लोग मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं।
जो निर्वाचित विधान परिषद के सदस्य भी भाग ले सकते, अर्थात जो मतलब कि भाग नहीं लिए थे वो भी जो होते हैं अब क्या करेंगे, मनोनीत सदस्य। जब राष्ट्रपति पे महाअभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है तो मनोनीत सदस्य भी क्या कर सकते हैं, उनसे अभिक्रिया में क्या कर लेते हैं, भाग ले लेते हैं, जिससे राष्ट्रपति क्या होता है, पदमुक्त हो सकता है। तो ये राष्ट्रपति का आपका अब तक पढ़े होंगे। अब आपको अब नेक्स्ट वीडियो उसके नीचे आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 में आपको राष्ट्रपति पे महाअभियोग तो हो गया, लेकिन आपको इसकी शक्तियां कैसे कैसे दी गई हैं, ये शक्तियों का प्रयोग कहाँ करता है, तो दूसरे वीडियो में आपको हम शक्तियों का प्रयोग बताएंगे। तो आप इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो कमेंट बॉक्स में आप जा करके बताइएगा कि और इसका कहाँ विस्तार किया जाएगा, वहाँ पर हम बता देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है।